वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और वो टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए टॉपिक है क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन ना उठे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे उठते हैं और दूसरी चीज़ ये कि इसकी नॉलेज अगर आपको है तो आप आसानी से बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादातर करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करंट में टच में रहना भी आपका ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी भी आपके एक तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट बेस्ड होते हैं। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो ट्रेडिशनल बेस पर भी आपको आते हैं। तो ट्रेडिशनली हमको पढ़ना भी है और दूसरी चीज करंट के टच में रहना है। दोनों काम हम लोग करते रहें। अगर ये दोनों काम हम लोग करते रहेंगे तो बहुत आसानी से बहुत ईजिली सारी चीजें हम लोग जो है हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम लोग कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके पहले हम लोग जो है बेसिक चीजों को देख लें। जैसे एनवायरनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट क्या है पहले उसको समझ लें, एटमॉस्फेयर क्या है एटमॉस्फेयर को समझ लें और तब हम लोग आगे जो है आपके स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। एटमॉस्फेयर जैसे आप जानते हैं एटमॉस्फेयर है क्या या किस तरह से जो है आपके बनता है, या एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, या अर्थ के चारों तरफ सरफेस के जो मौजूद गैसें हैं उन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हम लोग ऐसे आम भाषा में समझते हैं। लेकिन आज हम लोग डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ एक्चुअल में एटमॉस्फेयर है क्या या किस तरह से पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पे अगर हम लोग देखें तो एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या उसके सराउंडिंग के रिलेशन के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट में सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टडी नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ उसकी सराउंडिंग की स्टडी है और उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग के साथ रिलेशन की स्टडी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एनवायरनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर जो एक पार्ट है, तो एटमॉस्फेयर सिर्फ से कुछ नहीं होगा। एटमॉस्फेयर पर जो डिपेंडेंट चीजें हैं या एटमॉस्फेयर के से जो कंसर्निंग चीजें हैं उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपने जो है भीतर से ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये प्रोसेस चल रहा है तो एटमॉस्फेयर में एक तरह से एटमॉस्फेयर का प्लांट से एक दूसरे से क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया, एक दूसरे की वो हेल्प कर रहे हैं। तो प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एक तरह से मिल रही है वो कहां से मिल रही है, एनवायरनमेंट से ले रहा है वो, और एटमॉस्फेयर को जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो कौन दे रहा है, वो प्लांट्स वापस कर रहा है, प्लांट दे रहा है। दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअली जो है आपके एक दूसरे को जो है एक तरह से हेल्प पहुंचा रहे हैं। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम किसी दो रिलेशन की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा रिलेशंस की बात करते हैं और उसके इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग की स्टडी को करते हैं। जैसे हमने कहा वेजिटेशंस की हम स्टडी करें तो वेजिटेशंस की स्टडी में जैसे प्लांट्स की स्टडी होगी तो प्लांट की स्टडी का मतलब सिर्फ प्लांट स्टडी नहीं होगा, प्लांट के आसपास इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं सबकी स्टडी होगी। सॉइल की भी स्टडी करना पड़ेगा, वाटर की भी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि रूट से वो एब्जॉर्ब होता है, एयर की भी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, आपके सनलाइट की भी जो है आपके एक तरह से स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो आपके एक तरह से वर्ड है वो चीजों को वाइड कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये टॉपिक जो आपके स्टार्ट होता है उसको कहां से शुरुआत किया जाए और किस तरह से शुरुआत किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान जो है अच्छा टॉपिक है। अब इसकी स्टडी में क्या होता है या किस तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, देखिए पहली चीज आती है एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। इसमें पहली चीज जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को कैसे डिफाइन करें,
आपको पता है कि अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के चारों तरफ गैस का एक एनवेलप बना हुआ है। गैस ने एनवेलप की तरह घेर रखा है, हर तरफ हम लोग अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ जाते हैं तो गैस ही गैस मिलती है चारों तरफ से। तो गैसों का एनवेलप जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, इस एनवेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और गैसों का आवरण, जो एनवेलप या आवरण जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या है? तो गैसों का आवरण, गैसों का की बात क्यों हो रही है? तो यहां पर क्या है, जिसको हम वायुमंडल कह रहे हैं या वायु कह रहे हैं, तो वायु क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों का मिक्सचर को हम वायु बोलते हैं। तो वायु जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, अब हमने सिंपल से डेफिनेशन दिया कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली वायु, जो पृथ्वी को चारों तरफ से एक एनवेलप के रूप में जो है आपके बंद किए हुए है, तो उस आवरण को, ऐसे आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो ये आवरण जो है, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण है। यहां पर जो है गैसेस जो होती हैं, ये आपस में मिक्सअप है। और ये जो गैस आपके मिक्सअप है, इसमें कुछ ज्यादा गैसें होती हैं, कुछ कम गैसें होती हैं, और ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड होता तो आप जानते हैं कि एक फिक्स रेशियो में होता, लेकिन गैसें फिक्स रेशियो में नहीं है। कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंट अलग होगा, कहीं पर आप जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अलग परसेंट होगा, कहीं पर आप जाएंगे ऑक्सीजन का परसेंट अलग होगा, कहीं और जाएंगे तो ऑक्सीजन का परसेंट अलग होगा। जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में जाएंगे, विषुवतरेखीय क्षेत्र में जाएंगे, तो इक्वेटोरियल रीजन में आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहां पर क्या है? वहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है बनिस्बत अर्थ के किसी भी सरफेस पे। जब प्लांट्स ज्यादा है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन भी ज्यादा है बनिस्बत अर्थ के किसी भी जगह पे। तो हर एक चीज, जैसे हम चाहे ऑक्सीजन का कंजम्पशन देखें, चाहे जो भी देखें, तो क्या है कि कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा, कहीं पर ऑक्सीजन कम, कहीं पर, अब जैसे आपके आइस रीजन है, आइस रीजन पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन आप किसी वन में चले जाइए, वहां पर ऑक्सीजन जो है आपके सफिशिएंट जो है आपके मात्रा में होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिक्सचर ऑफ गैसेस भी इसीलिए मिक्सचर कहा जाता है, क्योंकि वेरी करता है परसेंट। तो होता क्या है, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स परसेंट के साथ नहीं मिलेगा। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और एटमॉस्फेयर जो शब्द लिया गया है, एटमो और स्फीयर, ये ग्रीक दो वर्ड हैं जिसको जो है आपके डिफाइन किया गया है। तो ये जो है आपके एटमो जो शब्द होता है, ये डिफाइन करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। और स्फीयर मतलब क्या होता है? रीजन। ऐसा रीजन जहां मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, ऐसा रीजन जहां मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, वो क्या होता है? वो आपका एक तरह से एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो वो एटमॉस्फेयर है जो कि वायुमंडल के रूप में आपके पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या है? रीजन ऑफ गैसेस, रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों का मिश्रण जो है आपके एटमॉस्फेयर कहला रहा है। अब ये एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। इन गैसेस में सबसे ज्यादा जो है आपके नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन की मात्रा है, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी गैसेस हैं ट्रेसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेसेस में पाई जाती है। अब नॉर्मली क्या है, जैसे नाइट्रोजन है 78.09% आपके लगभग अप्रोक्सीमेट होती है, ये 20.9% अप्रोक्सीमेट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेसेस में है, इन्होंने अपना एक रेशियो बना रहे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको अगर हम 80 और इसको 20 मान लें, तो 80 और 20 मींस 4:1 के रेशियो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का।
4:1 का रेशियो के मतलब मैक्सिमम इन दोनों को मिला दे तो लगभग लगभग पूरा एटमॉस्फेयर हो जाता है, बाकी तो गैसेस बहुत ट्रेसेस में है। तो 4:1 के रेशियो मतलब ये कि अगर हम 5 लीटर एयर ले लें तो उस 5 लीटर एयर में 4 लीटर नाइट्रोजन होगा और 1 लीटर क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से 4 लीटर नाइट्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन, जो कि आपके किसमें होता है, 5 लीटर के वायु में। तो हर 5 लीटर के उसमें आप 4:1 में बांट दीजिए इसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से आपके पाए जाते हैं। अब बात यह आती है कि बेसिकली जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या कर रही है, इस नाइट्रोजन का क्या काम है, इस नाइट्रोजन की वजह से हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये देख लें। तो बेसिकली नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के भी 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहली चीज आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपके किस लिए जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन का जो पहला यूज है ये क्या है, नाइट्रोजन जो है ये वनस्पतियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, वेजिटेशन ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधों की विकास के लिए। पेड़ पौधे बहुत तेजी से विकसित होते हैं नाइट्रोजन युक्त जल में। तो जो पेड़ पौधों को जड़ में पानी चाहिए वो नॉर्मल पानी नहीं चाहिए। अभी एग्जांपल हम लेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल पानी नहीं चाहिए, नाइट्रोजन युक्त पानी चाहिए जिससे कि बहुत तेजी से विकास होता है। आप घरों में प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, गमलों में जो है आपके एक तरह से ढेर सारे पौधे जो है आप लगाते हैं, रोज उसमें पानी देते हैं, धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है। बरसात का जब टाइम आए उसी गमले को आप बाहर रख दीजिए बरसात के पानी में, 2 दिन 3 दिन में आप देखेंगे वो ग्रोथ आपको मिलेगी पेड़ में जो आपके 20 दिन 25 दिन में नहीं मिली होगी नॉर्मल डेज में। ऐसा क्यों? क्योंकि रोज जो आप पानी दे रहे थे वो नॉर्मल पानी है। वेजिटेशंस की ग्रोथ सिर्फ नॉर्मल वाटर से नहीं होती। सिर्फ वाटर नहीं चाहिए रूट्स को चाहिए जो है आपके नाइट्रोजन युक्त जल, ऐसा वाटर जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, नाइट्रोजन उसमें एब्जॉर्ब हो। अब वो कहां मिलता है? वर्षा के जल में। जो वर्षा होती है तो उसके अंदर जब वो वर्षा के बूंदे नीचे की तरफ आती हैं तो ऐसी कंडीशन में वो वायु के थ्रू होके आ रही हैं, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को अपने भीतर करती हैं और लेकर के आपकी चली जाती है। ये नाइट्रोजन युक्त जल होता है। इसीलिए जो नॉर्मल बरसात का पानी है और नॉर्मल पानी में फर्क है। किसी जगह पर अगर मान लीजिए आपने कृषि की है, क्रॉपिंग की है, आप क्या करते हैं, आप खूब पानी डालते हैं, आपने ट्यूबवेल लगा रखा है, खूब पानी डाल रहे हैं। उतना ही बड़ा अगर खेत दूसरी जगह है किसी व्यक्ति का और वहां पे बारिश खूब होती है, उतने ही बड़े खेत से वो आपसे दुगने से तिगुना जो है प्रोडक्शन निकाल लेगा। आप ट्यूबवेल से चाहे जितना पानी डालते रहिए। तो अब क्या है कि या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर अगर हम ट्यूबवेल का पानी डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें n प्रकार का फर्टिलाइजर मिलाना पड़ेगा। लेकिन जिसके यहां बरसात का पानी से डायरेक्ट जो है आपके कृषि हो रही है, उसको नाइट्रोजन की कमी नहीं है, इसलिए उसको फर्टिलाइजर मिलाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उर्वरक या फर्टिलाइजर्स क्यों मिलाए जाते हैं? सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, NPK प्रकार के होते हैं उर्वरक। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन का, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये 3 तरह के आपके होते हैं। तो मृदा में क्या होता है, सॉइल में या तो नाइट्रोजन की कमी या फास्फोरस की कमी या पोटेशियम की कमी। तो इसलिए 3 प्रकार के उर्वरक बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, और जिस मृदा में जो जिस चीज की कमी होती है उस प्रकार का उर्वरक लगा दिया जाता है। तो हम लोगों को यह पता है कि जब हम वाटर नॉर्मल डालते हैं तो पेड़ पौधों को सिर्फ नॉर्मल वाटर नहीं चाहिए। पेड़ पौधों को क्या चाहिए?
पेड़ पौधों को नाइट्रोजन युक्त जल चाहिए, इसीलिए बरसात के पानी में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का सबसे पहला काम क्या है, वेजिटेशन की ग्रोथ, और नाइट्रोजन युक्त जल की वजह से बहुत तेजी से ग्रो होती है और बहुत तेजी से पेड़ पौधे विकसित होते हैं, पेड़ पौधों का विकास होता है, पेड़ पौधे विकसित हो जाते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो पेड़ पौधों का विकास जो है वो आपके एक तरह से किससे हो रहा है, ये आपके जो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं आपके एक तरह से जो नाइट्रोजन युक्त जल है उसकी वजह से। और इसीलिए जहां पर ज्यादा बारिश होती है आप देखेंगे वहां सघन वन पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो डेंस फॉरेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपके पेड़ पौधे हैं उनकी सघनता क्यों मिल रही है, क्योंकि वर्षा का जल मिल रहा है, नाइट्रोजन युक्त जल ज्यादा है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा होगी, पेड़ पौधे ज्यादा निकलेंगे। तो पूरी पृथ्वी पर हर एक चीज की साइकिल है, साइक्लिक वे में सब चल रही है। ऑक्सीजन जितना खर्च होता है उतना ही रोज बन भी जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन उतना ही मौजूद है। क्या ऑक्सीजन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं? कितने ह्यूमन बींग्स हैं, कितने लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग हो, सब ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर के सब लोग ऑक्सीजन लेने लगेंगे तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं खत्म होती। क्यों? जितना हम लोग लेते हैं उतना ही प्लांट्स निकाल के बाहर कर देते हैं, उतनी ही पूर्ति कर देते हैं। तो जितनी आवश्यकता है जो है आपके ह्यूमन बींग्स को या लिविंग बींग्स को, उतनी ही रोज का रोज प्रोडक्शन कर देते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हम लोग क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं। और एक तरह से जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और इन फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये अर्थ का लंग्स कहलाते हैं। इसीलिए जैसे इंसान के लंग्स में क्या होता है, फेफड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसके अंदर आपके सांस चलती है, उसी तरह से सांस कौन चलाता है, अर्थ की सांस कैसे चल रही है, पेड़ पौधों की वजह से, क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है आपके बनाते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे खर्च हो रहा है वैसे ही बन भी रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ पौधे निकाल रहे हैं अपने अंदर से, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं, अगर वो कहीं यूज ना हो तो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में आप सोचिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा। लेकिन नेचर्स जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गॉड ने, अल्लाह ने ऐसी चीजें बनाई है कि आप देखते हैं कि सारी चीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमने निकाला दूसरे ने उसका जो है आपके इस्तेमाल कर लिया। हमारे लिए वो वेस्ट है, मुंह से निकल रहा है, और पेड़ पौधों के लिए वो एक्सेप्टेबल है, उसको वही चाहिए ही फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो चीज हम निकाल रहे हैं, पेड़ों के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, वो पेड़ ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, हमारे लिए वो यूजफुल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूजफुल किसके लिए है और हार्मफुल किसके लिए है, या आप ये कहें कि जिसके लिए वेस्टलेस है, मतलब कोई भी चीज वेस्ट के फॉर्म में जो यूज हो रही है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट कर रहे हैं, निकल रही है जबरदस्ती, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसी को यूज कर रहे हैं पेड़ पौधे। तो इसलिए सब चीज साइक्लिक वे में चल रही है। जितना बारिश का पानी या जितना जल इवेपोरेट होता है रोज, अगर वापस ना आए बादलों के थ्रू, वर्षा के थ्रू, तो इतना इवेपोरेशन हो रहा है, मालूम ऊपर पानी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना जल का वाष्पीकरण होता है, बादल उतना पानी नीचे छोड़ देते हैं बारिश के फॉर्म में। तो जितना वाष्पीकरण हुआ उतना ही बारिश हो गई, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर बारिश हो गई, ये साइक्लिक वे लगा रहता है। तो ये जो है आपके एक तरह से ऐसी चीजें हैं, ये एक साइक्लिक वे में चल रही हैं। और जब एक साइक्लिक वे में कोई चीज चलने लगती है तो वो एक सिस्टम में आ जाती है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सब सिस्टम में है, और सिस्टम को अगर आप देखें तो वो सब ऑटोमेटिक चलता है। सिस्टम को हमें कुछ रन नहीं कराना है। ऑक्सीजन बनना, ऑक्सीजन यूज करना, ये क्या है, ऑटोमेटिक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनना, उसका यूज करना ऑटोमेटिक है। वर्षा का होना, फिर वाष्पीकरण होना, ये ऑटोमेटिक है। ये एक चक्र बन गया, साइकिल हो गई। तो उसी तरह से नाइट्रोजन की भी साइकिल होती है। नाइट्रोजन यूज होता है, नाइट्रोजन फिर से बन जाता है, फिर नाइट्रोजन यूज होता है, फिर नाइट्रोजन बन जाता है, और एटमॉस्फेयर में उतना ही नाइट्रोजन मौजूद है।
इसका पहला यूज ये है। दूसरा यूज क्या है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, पहली चीज इसने क्या कहा, ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो कि जिसने पृथ्वी पर जीवन दिया, अन्य किसी जगह पर जीवन नहीं है, यहां पर जीवन है, वो क्या था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका जल का निर्माण। पूरी पृथ्वी पर जो जल बना है वो किसकी वजह से बना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के H2O का निर्माण करता है। H2O क्या है, वाटर। वाटर क्या हर जगह अवेलेबल है, वहीं पर अवेलेबल होगा जहां ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो हर जगह अवेलेबल है। हाइड्रोजन से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा यूनिवर्स बना है, और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तत्व अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है आपके हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रहेगा सबसे ज्यादा मात्रा में। तो हाइड्रोजन तो हर जगह मौजूद है। जल कहां बनेगा, जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कहीं है नहीं, ऑक्सीजन है, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं कि वो जीवन दे सके। यहां पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि हाइड्रोजन से कंबाइन करके पहले जल बना, और जल के बावजूद ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन जिससे कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। तो एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जितनी पृथ्वी पर जल पाया जाता है वो ड्यू टू आपके ऑक्सीजन। इसलिए पूरी पृथ्वी पर जो जल का निर्माण हुआ, ये पूरा का पूरा जल का निर्माण अगर हम लोग कहेंगे तो ये कैसे हुआ या किस तरह से हुआ, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने की वजह से। ये किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीजन की वजह से। और ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर आपके एक तरह से जल जो है आपके नहीं होता, वाटर नहीं होता, और वाटर नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में ऑक्सीजन ही लाइफ देता है, चाहे वो वाटर के रूप में दे, चाहे ऑक्सीजन के रूप में दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस ऑक्सीजन की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि इसका यूज रेस्पिरेशन में। हम लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन की वजह से जीवन है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ह्यूमन बीइंग्स सब सांस ले रहे हैं, कैसे, ऑक्सीजन इनहेल करके अंदर लेकर के, अब बाहर निकालते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये एक प्रोसेस में है जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो चल रहा है। हमारे लंग्स जो हैं आपके ऑक्सीजन को एक तरह से पूरी तरह से लेते हैं, आपके ब्लड में डालते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट होता है वो पंप करता है, सारे ऑर्गन्स में जाते हैं, और सारे ऑर्गन्स में जाकर के सारे ऑर्गन्स को वर्क कराते हैं। तो एक तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है, वो ईंधन है, फ्यूल है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, हमारे सारे जितने ऑर्गन्स हैं उसको चला रहा है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इनहेल किए गए एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड में ऑक्सीजन जब होता है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो जाकर के ऑर्गन्स को वर्क कराता है, ऑर्गन्स चलता रहता है। ये क्या है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। जो हम लोग ब्रीथ करते हैं उसमें हम देखते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ने इंसान को लाइफ दे दी, ये लाइफ दे दी। तो इसलिए ऑक्सीजन को एक लाइफ मिल गई इसकी वजह से। और ऑक्सीजन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ये एक काम तो स्टार्टिंग में ही हो गया
जब पृथ्वी बनी थी? ये दो काम हो रहे हैं। दूसरा काम क्या होता है? ये आपके एक तरह से होता है, अगर आपने देखा होगा कोई भी चीज जब हम लोग जलाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया को हम कंबशन कहते हैं। कंबशन क्या है? कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने रूप को बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करता है। कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन हर एक चीज में है। पूरा संसार की सृष्टि जो हुई है वो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। कोई भी चीज उठा लीजिए, सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैक्सिमम कार्बन हर चीज में मौजूद है। चाहे वो कागज ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, इंसान की बॉडी ले लीजिए, कुछ भी आप ले लेंगे कार्बन जरूर मौजूद होता है। तो कार्बन क्या करता है? जैसे हम लोग कहते हैं आग लग गई, तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खुद तो जलती नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस में दूसरी वस्तु का दहन करा देती है, खत्म कर देती है दूसरी वस्तु को जला करके। तो जो कार्बन होता है, लकड़ी है, लकड़ी में आग लगा दिया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे लकड़ी पूरी जल करके काली राख हो गई। कोयला आपने जलाया, राख हो गया। कोयला जो कार्बन था, या लकड़ी जो कार्बन थी, या कागज जो कार्बन था, या कपड़ा जो कार्बन था, वो खत्म हो गया जल करके। ऑक्सीजन क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ कंबाइन करके अपना रूप बदल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। तो ऑक्सीजन नहीं खत्म हुआ, ऑक्सीजन जला भी नहीं। ऑक्सीजन ने अपनी उपस्थिति में इसको जला दिया, कपड़े को, लकड़ी को, कोयले को, जो भी आप वस्तु को जला रहे हैं जिसमें कार्बन है, वो कार्बन नष्ट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं नष्ट हुआ। तो ऑक्सीजन अपने प्रेजेंस में किसी भी वस्तु को का दहन करती है, कंबशन करती है, और इस दहन की वजह से क्या होता है, आपकी ये वस्तु नष्ट हो जाती है, और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है आपके एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। और अगर हम ये कहेंगे कोई चीज हम जलाते हैं, तो आप देखिए रोशनी भी होती है, आग की रोशनी लाल रंग की दिखाई पड़ती है, तो वो प्रकाश हुआ, और उसकी जो है हमें आंच भी लगती है, तो उसकी हीट भी मिलती है। तो हीट और लाइट दोनों ही एमिट हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है कंबशन, आग, क्या हर जगह आग मौजूद है? माचिस लेकर के जाइए, चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर के खूब माचिस लगाइए, रगड़ते रहिए माचिस को। माचिस के रगड़ने से क्या आग हो जाती है? ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि कोई भी, जब तक जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? अपने उपस्थिति में दूसरी वस्तु का दहन कर देती है। तो ये जो है आपके एक तरह से कंबशन की प्रक्रिया, या आग, जैसे हमने कहा पानी, वायु, अग्नि, ये सब नाम देते हैं हम। तो जल, वायु और अग्नि, तीनों चीज यहीं पर आ गई। तो जल किसकी वजह से बना? ऑक्सीजन की वजह से बना। वायु में ऑक्सीजन है मेन जो काम कर रहा है, और दहन की प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो चाहे पृथ्वी पर जल है, वो भी यूनिक है पूरे ग्रहों में ड्यू टू ऑक्सीजन। चाहे हम वायु में इनहेल कर रहे हैं, अर्थात ब्रीथ कर रहे हैं, अर्थात जीवन है हम लोगों का, वो भी क्या है? यूनिक है सभी प्लेनेट में, और किसी प्लेनेट में नहीं है, यहां है। और हम लोग यहां आग भी जला रहे हैं, यहां आग जल रही है, अन्य जगह नहीं जल रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, जिसकी वजह से आपके एक तरह से कंबशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। या तो कोई ऑक्सीजन की तरह दहनशील गैस हो जिसकी उपस्थिति में कोई चीज जलने लगे, दहन हो जाए कार्बन का। तो इसलिए कार्बन क्या है? अग्नि, फायर। फायर किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे
ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज में आग लगना। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अक्सर गोडाउन्स में आग लग जाती है। गोडाउन्स में आग लग जाती है, आदमी कहता है क्या हुआ होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, आग लग गई। कोई जरूरी नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो। जब किसी जगह पर, क्योंकि हर एक चीज का एक दहन तापमान होता है, कंबशन होने के लिए एक निश्चित तापमान होता है जिसको हम लोग दहन तापमान या जो है आपके एक तरह से इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, इग्नाइट करने का टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं और पेट्रोल गाड़ियों में हम लोग यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल घर में यूज करते हैं, सबका अपना स्पेसिफिक वो है। 55 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, ये आपके डिफरेंट टेम्परेचर। मान लीजिए ये दहन तापमान है, हमने कहा ये पेट्रोल का दहन तापमान है, ये डीजल का दहन तापमान है, ये केरोसिन ऑयल का, मिट्टी के तेल का दहन तापमान है, ये लकड़ी का दहन तापमान है। दहन तापमान के मतलब क्या हुआ? कोई जरूरी नहीं कि माचिस आप लगाएं तभी आग लगे। इतना तापमान होने पर इसमें खुद ब खुद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन करेगा, आग निकलने लगेगी, फायर निकलने लगेगा अपने आप। तो ये क्या है? पेट्रोल का एक दहन तापमान हुआ। तो जैसे ही आपने, तो माचिस जब हम लगाते हैं आग कैसे लग जाती है? माचिस के जलाते ही, अब क्या है, जो माचिस के तीली में फास्फोरस होता है, फास्फोरस का दहन तापमान कम होता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम जो है आपके दहन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर के कम होने से, दहन तापमान के कम होने से हम सिर्फ धीमे से रगड़ते हैं, रगड़ने से इतना फ्रिक्शन पैदा होता है कि हीट डेवलप हो जाती है और उतना तापमान आ जाता है जितना फास्फोरस को चाहिए जलने के लिए। फास्फोरस अपने आप जलने लगता है। उतना तापमान पर फास्फोरस जल रहा है, आप कुछ ना करिए, रगड़ने की जरूरत नहीं, उतना तापमान लगा दीजिए, फास्फोरस को रख दीजिए और उस जगह पे जो है आसपास कहीं पर खूब हीट कर दीजिए, हीटर लगा दीजिए, देखिए अपने आप फास्फोरस जलने लगेगा। कागज है, मान लीजिए कागज 75 डिग्री सेल्सियस पे जलता है, कागज में आग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप जल सकता है। जैसे आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम लोग ने तो किया है, बचपने में बहुत करते थे, लेंस का यूज हम लोग खूब करते थे, लेंस पढ़ाया भी जाता था। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो भी पैरेलल रेज आ रही है वो किसी जगह पर आकर के एक पॉइंट पर जो है मर्ज करा देता है। तो अगर हमने कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया तो जो आने वाली रेज है, पैरेलल रेज है, ये किसी पॉइंट पर आकर के मर्ज हो जाती है। लेंस लिया हम लोग ने, सूरज निकला है, सूरज की तरफ दिखाया और पेपर सामने रख दिया और पेपर पे इमेज बना लिया। अब ये देख लिया कि सूरज की इमेज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट कहां पे बन रही है, यहां बन रही है। तो पेपर को हम आगे पीछे करेंगे तो यहां पर जब आप रखेंगे पेपर को तो एकदम पॉइंट जैसी इमेज बनती रहेगी। तो जितनी सूर्य की प्रकाश है, ऊष्मा है, सब सब आगे इस पॉइंट पे आ रही है, सब इस पॉइंट पे आ रही है और धीरे धीरे क्या करेगी, इस पॉइंट को टेम्परेचर बढ़ाने लगेगी। जैसे ही इस पॉइंट का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस होगा, अपने आप कागज में आग लग जाएगी। नॉर्मली गर्मियों के दिन में हम लोग इस तरह करते हैं, क्या करते हैं, लेंस ले लिया, सूरज की तरफ रखा है, अब पेपर की तरफ रखे हुए हैं, पेपर पे रखे रहिए, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता रहेगा और जैसे ही आप देखेंगे एक स्थिति हो, फौरन आग लग जाएगी, अपने आप आग लग जाएगी। माचिस नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना उसका दहन तापमान है वहां तक आपने टेम्परेचर पहुंचा दिया और टेम्परेचर अगर वहां तक पहुंचा दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या, वो जलने लगेगा। पेट्रोल है, 55 डिग्री सेल्सियस पे जलता है, टेम्परेचर 55 डिग्री कर दिया, अपने आप दहन होने लगेगा, खुद ब खुद जलने लगेगा। अब क्या है, टेम्परेचर हम लोगों को क्या है, 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी के दिनों में। अब कुछ ऐसी जगह पहुंच जाइए जहां 55 डिग्री सेल्सियस हो तापमान,
वहां पे अपने आप पेट्रोल को रखेंगे, खुद ब खुद जलने लगेगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसी तरह से जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, उन सब का दहन तापमान होता है। और ये दहन तापमान जो आपके होता है, ये एक तरह से ऐसा तापमान होता है जो किसी भी, आप ये कहते हैं, किसी भी वस्तु को जलाता है। तो अब होता क्या है, जब दहन की प्रक्रिया होती है, कंबशन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, और इस निश्चित तापमान पे अपने आप कोई भी चीज जलती है। ऑक्सीजन, अभी हम लोग ने देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति किस रेशियो में है, 4:1। सपोज कर दीजिए कि हम नाइट्रोजन को निकाल दें, अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को निकाल दें, तो जो 20% अभी ऑक्सीजन है टोटल ओवरऑल, वो 100% हो जाएगी। और ऑक्सीजन के ज्यादा होने से तो ये क्या हो जाएगा, दहन तापमान कम हो जाएगा। हो सकता है 55 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल था, ये अब क्या करने लगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे जलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने से दहन तापमान कम हो गया। 70 डिग्री पे जो था वो 40 डिग्री पर ही जलने लगा। जो 85 डिग्री पर जल रहा था केरोसिन ऑयल, हो सकता है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे जलने लगे, और ये हो सकता है 60 डिग्री सेल्सियस पे जलने लगे। अब पेट्रोल 30 डिग्री सेल्सियस पे जलेगा। मान लीजिए कि हमने नाइट्रोजन को हटा दिया, नाइट्रोजन को जहां हमने हटाया, ऑक्सीजन की 100% मात्रा लगभग हो गई। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होने से दहन तापमान अपने आप गिर गया। अब 30 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी का दिन है, गाड़ी चलाकर हम आए हैं और गाड़ी धूप में हमने बाहर खड़ी कर दी। अब घर में गए, घर में जाकर के अपना पानी नहीं पिया, बाहर निकलने देखा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री रहता ही है। 30 डिग्री जहां तापमान होगा, अपने आप गाड़ी में आग लग जाएगी, खुद ब खुद पेट्रोल जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि दहन तापमान उसका हो गया है, उसका दहन तापमान हो गया, खुद ब खुद आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा। इसका मतलब कि यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दहन की प्रक्रिया। तो आग लगने के लिए किसी माचिस की जरूरत नहीं। गर्मी के दिनों में गोडाउन में क्यों आग लगती है? गोडाउन चारों तरफ से बंद रहता है, अगर उसके अंदर से एग्जिट नहीं है वायु का, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, गर्मी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और अंदर रखी हुई सामान के अपने इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। कागज है, जो भी रखा हुआ है सामान, उन सब का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है, और अंदर हब्स में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आई कि इतना टेम्परेचर पहुंच गया जितना आपके पेपर को जलने के लिए चाहिए था, पेपर में अपने आप आग लग जाएगी। अब आप उसको, जब आग लग जाएगी, जब आग लगने लगेगी तो तार वार अपने आप जलेंगे। आपने क्या सोचा कि तार जले थे इसलिए आग लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन उल्टा हुआ है। आग लगने से शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसके मतलब वायर सब जल गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, गर्मी के दिनों में बहुत सारी आग लगती है, अगर आपका वेंटिलेशन ठीक नहीं है। इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है आपको अंडरस्टैंड करने की। तो अब जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर तक अगर हम पहुंच गए तो वहां पे दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो कंबशन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन एक काम पहले कर चुका था और दो अभी लगातार कर रहा है। क्या कर रहा है? एक कर क्या चुका था, जल बना चुका है हाइड्रोजन से मिलकर के, जब पृथ्वी बनी थी उसी समय। दो काम लगातार कर रहा है, एक श्वसन की प्रक्रिया रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जीवन है, और दूसरा दहन की प्रक्रिया कंबशन, जिसकी वजह से अग्नि है, आग है, वो अवेलेबल हमें हो जाता है। अब ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन क्या है, एक जो है अपने उपस्थिति में दूसरी वस्तु का दहन करा देती है, या आप ये कह दें कि बहुत ही ज्यादा जो है आपके क्रियाशील गैस है। अब ऑक्सीजन क्रियाशीलता इसकी बढ़ गई, कब? जब नाइट्रोजन हमने निकाल दिया। तो नाइट्रोजन करती क्या है? नाइट्रोजन की अधिक उपस्थिति ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को दबाए रहती है, सबसाइड करती है।
excess amount of nitrogen subsides the reactivity of oxygen। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को सबसाइड किए रहती, दबाए रहती है नाइट्रोजन की अधिक उपस्थिति। और नाइट्रोजन की अधिक उपस्थिति 4:1 के रेशियो में नाइट्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर ऐसा ना करे तो ऑक्सीजन आतंक फैला दे। खुद ब खुद हम लोग आपके घरों में अपने आप आग लगने लगे, कपड़ों में अपने आप आग लगने लगे, कागज अपने आप जलने लगे, लकड़ी अपने आप जलने लगे जैसे ही दहन तापमान हो। और दहन तापमान बहुत गिर जाएगा हर एक चीज का ऑक्सीजन की अधिक उपस्थिति होने पर। तो दूसरा जो काम हमने यहां पे अभी छोड़ा था नाइट्रोजन का, ये क्या है? ये यही है कि दहन की प्रक्रिया जो होती है, ये दहन की प्रक्रिया इग्निशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ऑक्सीजन की अधिक उपस्थिति और नाइट्रोजन की उपस्थिति न होना ये दहन तापमान को बढ़ा देगी, कम कर देगी, कम तापमान पे दहन होने लगेगा। तो नाइट्रोजन क्या करती है? नाइट्रोजन एक तरह से बहला फुसला करके बचाए रहती है, ऑक्सीजन को ठंडा किए रहती है। इसके मतलब कि नाइट्रोजन की अधिक उपस्थिति ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को दबाती है, कम करती है। तो ये क्या है? इसका दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? सबसाइड्स रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का दूसरा काम क्या है? सबसाइड्स रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है, दबा देती है। और ये जो क्रियाशीलता होती है इसकी अपने आप दब जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन की ये दो प्रमुख चीजें हैं जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं। अब इसी के बाद अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, अब आती है बात तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड की। ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन के दो प्रमुख कार्य चल रहे हैं पृथ्वी पर, जो कि दहन की प्रक्रिया और कंबशन की प्रक्रिया, और एक प्रमुख कार्य वो पहले कर चुकी जो जल का निर्माण किया। नाइट्रोजन के दो प्रमुख कार्य भी हम लोग ने डिस्कस कर लिए। पहला वेजिटेशन का ग्रोथ, दूसरा नाइट्रोजन की अधिक उपस्थिति ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। अब आती है कार्बन डाइऑक्साइड की बात। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति क्या करती है? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है या किस तरह से ये काम करती है, इसको भी देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही प्रमुख कार्य है, पृथ्वी की सतह है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है, सूर्य से आने वाला प्रकाश अधिक तीव्रता वाला होता है, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से भेदता हुआ चला आएगा अंदर, लेकिन अपनी ऊष्मा देने के बाद जो परावर्तित होने वाली जो है आपके एक तरह से प्रकाश होता है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य का हो जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ का आता है, लॉन्ग वेवलेंथ का हो जाता है। जिसकी क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऊष्मा यहां पे खो दिया, ये लॉन्ग वेवलेंथ का हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो अपने भीतर से प्रवेश दे देती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो है आपके रेस को या ऊष्मा को। ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली ऊष्मा जो है अंदर तो आ जाती है, लेकिन ऊष्मा देने के बाद बाहर जल्दी निकल नहीं पाती। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले हम पूछे तब आपको समझ में आएगा। सूर्य है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है, मरकरी। उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है आगे। अब हम कहते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे नजदीक बुध है, बुध को होना चाहिए, नहीं है बुध। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? शुक्र है। क्यों? जबकि यहां पर ज्यादा ऊष्मा आती है, यहां पर कम ऊष्मा पहुंचती है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा गर्म है, ये गर्म नहीं है। रीजन क्या है? बुध की एटमॉस्फेयर नहीं है, बुध का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से जितनी ऊष्मा दिन भर आती है उतनी सब परावर्तित हो जाती है। अब दिन का तापमान अगर हम देखें
दिन का इसका तापमान जो आपके होता है ये 300 से 350 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ज्यादा ऊष्मा आती है और जितनी ऊष्मा आई सब के सब चली गई। रात्रि के जो पीछे वाला भाग होता है जहां पे इसके प्रकाश नहीं पहुंच रहा है वहां पर क्या होती है, जितनी ऊष्मा आई थी सब चली गई। रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप अनुमान लगाइए 350 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान और रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस। इसके मतलब कि दिन और रात के तापमान में अंतर कितना आ रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। जितनी ऊष्मा आई सबके सब चली गई। औसत तापमान, जब हम किसी भी जो है ग्रह का हम क्या निकालते हैं, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर। जब हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं, औसत तापमान की बात करते हैं, तो पृथ्वी का औसत, अगर हम बुध ग्रह का औसत तापमान कहेंगे तो औसत तापमान कितना है, तो औसत तापमान की अगर हम बात करेंगे तो वो शुक्र से कम हो जाता है। क्यों? शुक्र ग्रह पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सघन है, डेंस है, और इसमें पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से जितनी ऊष्मा जाती है सब के सब रुकी रहती है, परावर्तित नहीं हो पाती, नहीं निकल पाती बाहर, और जिसकी वजह से दिन और रात दोनों का तापमान बहुत ज्यादा रहता है। दिन में भी ऊष्मा आई और रात में भी बनी रही, रात में भी बाहर का तापमान जो है निकल नहीं पाया, उतनी ही ऊष्मा बनी रही, जिसकी वजह से दिन और रात का औसत तापमान जब आप निकालते हैं इसका तापमान ज्यादा हो जाता है, अर्थात ये हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है, सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। क्यों हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम कर रही है? वही काम पृथ्वी की सतह पर है, लेकिन पृथ्वी पर अभी हमने आपको बताया कितनी परसेंट मात्रा में है, 1% भी नहीं है, 0.03%, आधा परसेंट भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0.03% है। अब आप ये समझ लीजिए इतनी कम मात्रा में, ट्रेसेस में है। अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो जितनी ऊष्मा है सबके सब रुकी रहे, जैसे दिन गर्म होते हैं रात भी उसी तरह से खौलती रहे और औसत तापमान पृथ्वी का बढ़ जाए, पृथ्वी का औसत तापमान फिर उतना नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें तो बहुत कम ट्रेसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 0.03% केवल है, लेकिन उस पर भी यह तापमान गिरने नहीं देती पृथ्वी का। दिन का तापमान अगर मान लीजिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है, सपोज के लिए 45 डिग्री सेल्सियस है गर्मी के दिनों में, तो रात में जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद तापमान गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। कब तक गिरता है? सूर्योदय तक, लगातार सुबह तक। सुबह तक गिर के तापमान कितना ज्यादा गिर सकता है? बहुत ज्यादा गिरेगा, 20 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस तक आपके आता है, बहुत नहीं गिरता। गर्मी के दिनों में सुबह का तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस में भी आपको ठंड लगेगी, लगने लगेगा अरे कितनी जो है आपके एक तरह से सुबह ठंड हो रही है। लेकिन दिन के समय आप देंगे 45 डिग्री सेल्सियस, फिर धूप निकली, फिर सूर्य का प्रकाश आने लगा, फिर तापमान बढ़ गया, सूर्यास्त हुआ फिर, लेकिन इतना तापमान गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि जो परावर्तित होने वाला प्रकाश है, ऊष्मा है, ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता, फिर वापस ये परावर्तित कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसे वापस कर देती है, और जिसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान मेंटेन रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण कार्य, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह हुआ कि पृथ्वी की सतह पर अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी की सतह के नजदीक जितनी भी आने वाली ऊष्मा है वो सब रुकी रहती है, और ज्यादातर ऊष्मा को रोके रहता है, धीरे धीरे करके परावर्तित करता है, वायुमंडल से बाहर निकालता है, इसलिए धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता है, एकदम से नहीं गिरता। यहां एकदम से फॉल हो जाता है मरकरी पे, 350 से -170 डिग्री सेल्सियस चला गया। अब आप खुद सोच लीजिए, तो इतनी तेज फॉल हो रहा है क्यों? क्योंकि कोई बचा के रखने वाला नहीं, जैसे ऊष्मा आ रही वैसी ऊष्मा चली जा रही है, कोई रोकेगा नहीं। तो ये जो है आपके एक तरह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखे है। तो हम
इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें, नाइट्रोजन ने वनस्पतियों को बनाया, अर्थात पेड़ पौधों को बनाया, पेड़ पौधे ना होते तो ऑक्सीजन कैसे मिलता हमें? इसका मतलब नाइट्रोजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमें जीवन दे रही है। नाइट्रोजन का दूसरा काम ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर रही है, इसलिए हम लोग जो है जिंदा हैं। क्रियाशीलता नहीं अगर कम करती तो क्या होता? आतंक फैला देती ऑक्सीजन, ऐसा हो जाता। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी आवश्यक है, देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है ही है, क्योंकि जल, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो जल नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो वायु नहीं होती, अर्थात जो है आपके जो हम लोग इनहेल करते हैं उस वायु की बात कर रहे हैं, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं होता तो अग्नि नहीं होती, आग नहीं होती, हीट नहीं होती। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी जरूरी है हमारे जीवन के लिए, और उतनी ही इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के होने से जीवन हो जाता है, जीवन होने के लिए कई चीजें चाहिए। नाइट्रोजन की भी उपस्थिति जरूरी है, ऑक्सीजन की भी उपस्थिति जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ऊष्मा को बचा करके रख रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान मेंटेन किए है, पृथ्वी के वेरिएशन नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा तापमान में, तापमान बचा करके रखा हुआ है। तो ये किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एक तरह से टेम्परेचर बचाने का कार्य करती है, जिसकी वजह से इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है, वो आगे चल करके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फौरन। तो इसकी वजह से क्या है आपके, एक तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इसको मिला है। क्या है इसको आगे देखते हैं। तो मेनली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान बना लेना। अब देखिए, इससे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है और इसका क्या प्रमुख कार्य हो रहा है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार एटमॉस्फेयर को ध्यान से पढ़ लें। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें तो पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह के बाहर आप निकलते जाइए, ऐसे बाहर निकलते जाइए, ऐसे ऐसे कहीं से भी। पृथ्वी को आपने पढ़ा है कि जितना केंद्र के निकट है उतना ज्यादा सघन भाग है, डेंस पार्ट है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। केंद्र के जितने नजदीक, तो पृथ्वी का ये भाग सबसे सघन है, उससे कम सघन ये, और सबसे कम घनत्व वाला ये, डेंसिटी सबसे कम है। उसी तरह वायु भी है। वायु जो पृथ्वी की सतह के नजदीक है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा सघन है, डेंस है। और जैसे से हम लोग ऊपर की तरफ चलते जाएंगे विरल होती चली जाएगी, ये विरल होती चली जाती है। कैसे पहचाने हम? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से अगर हम 0 किलोमीटर माने और वायुमंडल हम 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक मानते हैं, तो पृथ्वी की सतह से 0 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक, ध्यान दीजिएगा, 100 किलोमीटर 100% वायु के कण हैं। वायु के कण जो हैं वो कितने हैं? 100% है, 100% आपके कण यहां पर मौजूद हैं। अगर हम मात्र 6.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएं, मात्र, तो हम लगभग 50% वायु के कण यहां पर देख लेते हैं। 50% वायु के कण जो है आपके यहां तक मौजूद हो जाते हैं, जो कि यहां पे। और 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर हम पहुंच जाए तो लगभग 97% वायु का भाग जो है आपके उपस्थित होता है, कण मौजूद होते हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह के निकट कितना जो है आपके सघन वायु होगी, और इसके बाद 2900 किलोमीटर से, तो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर आप देखें, ये लगभग 97% होती है। 29 से 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक मात्र 3% वायुमंडल के कण होते हैं, वायु के कण। तो आप खुद सोच लीजिए कि सतह बाहर जाने पर कितनी विरल हो जाती है। इसका मतलब ज्यादातर वायु के कण सब यहीं मौजूद हैं, इस जगह पर आपके ये मौजूद होते हैं। तो जितनी पृथ्वी की सतह के नजदीक देखेंगे भारी गैस है, और ऊपर जाएंगे और हल्की, और ऊपर जाएंगे और हल्की, और ऊपर जाएंगे और हल्की।
तो ये हल्की गैसें ऊपर की तरफ होती चली जाती हैं। तो हमने ये देखा कि पृथ्वी की सतह से जब हम 6.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचे तो 50% वायु खत्म हो गई। 6.4 से 2900 किलोमीटर जाने में 50% वायुमंडल अब बची। फिर हम 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचे तो 97% खत्म हो गई। और फिर उसके बाद जो है आपके 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है आपके एक तरह से कहा जाए 100% वायुमंडल के कण मौजूद होते हैं। गैसों में अगर हम देखें, ये तो आपके अलग जो है आपके डेटा है। गैसों में अगर आप देखें तो क्या हर जगह गैस मौजूद है? पृथ्वी की सतह से अगर हम देखें तो 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। पृथ्वी का वो भाग, क्या पृथ्वी के हर जगह पर जीवन है? नहीं, पृथ्वी हर जगह जीवित नहीं है। लिविंग प्लैनेट हर जगह नहीं है। पृथ्वी में एक एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, एक है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब सतह, ठोस भाग, रॉक्स, और एक है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तीन चीजें हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब चट्टान, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल जो महासागर का भाग है, और वायु। क्या हर जगह जो है आपके जीवन है? नहीं। जीवन ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों मौजूद हैं। ऐसी जगह है जहां तीनों, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, और यहां पे ऐसी जगह है जहां तीनों की उपस्थिति पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक स्पेसिफिक जो है आपके क्षेत्र में जीवन है। जैसे पृथ्वी के क्या अंदर की तरफ आप चलते चले जाएंगे केंद्र तक, क्या जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, सॉइल, बस वहीं पर जीवन है। सॉइल से बाहर निकलेंगे और अंदर जाएंगे, कहीं जीवन नहीं है। कुछ मीटर के बाद खत्म जीवन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति कुछ जो है आपके गहराई तक होती है, उसके बाद फिर अंदर की तरफ नहीं होती। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी का केंद्र आप पढ़ चुके हैं 6371 किलोमीटर दूर है। 6371 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर मान लीजिए, 6400 किलोमीटर। हम कह रहे हैं कुछ मीटर तक अंदर जो है आपके जीवन होता है। जल में जीवन है ही है। वायुमंडल में भी हर जगह नहीं है, सिर्फ 30 से 32 किलोमीटर जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब खत्म होती है, ऊपर के क्षेत्र में वेरिएशन शुरू हो जाता है टेम्परेचर का, कभी एकदम से गिर गया, कभी एकदम से उड़ गया, और जैसे ही टेम्परेचर का वेरिएशन शुरू, वहां पे जीवन खत्म। तो मृदा, जल का भाग और वायुमंडल में 30 किलोमीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र, यही जीवन होता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो पूछा जाता है कि जैव मंडल की ऊंचाई कहां तक पाई जाती है? तो 30 से 32 किलोमीटर बस, क्योंकि 65 किलोमीटर ऊंचाई तक यह है आपका ऑक्सीजन। 64 से 65 किलोमीटर ऊंचाई, 64 टू 65 किलोमीटर ऊंचाई जो है आपके ऑक्सीजन की होती है। और 165 किलोमीटर ऊंचाई तक कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो क्या हर जगह जीवन है? नहीं है, सिर्फ 32 किलोमीटर तक है। वायुमंडल में 32 किलोमीटर तक ऊंचाई, जो आपका ठोस भाग है पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर सिर्फ मृदा में, ऊपरी सतह पर, ऊपरी परत में, अंदर कहीं पर जीवन नहीं है। और जल के भाग में, जिस भाग में जीवन है, जिस पार्ट में जीवन, उसको जैव मंडल कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में जैव मंडल की ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? तो जैव मंडल की ऊंचाई 30 से 32 किलोमीटर तक होती है, जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, वहीं तक केवल जीवन उपस्थित होता है। इसके बाहर जीवन नहीं है, लाइफलेस है अर्थ का पूरा सरफेस जो आपके यहां पर पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वायुमंडल को हम इस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से हम लोग ने जो है आपके पृथ्वी की सतह से बाहर जाने पर अलग अलग गैसों की उपस्थिति